मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह एक बार फिर से आज आपके सामने एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन लेकर चले आए हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान डालिएगा, एसएससी स्टेनोग्राफर जिसमें सी एंड डी ग्रुप होता है, एक नहीं दो सिलेक्शन, मतलब दोनों ग्रुप में सिलेक्शन एक साथ आया हुआ है। तो आज हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपका कुछ क्वेश्चन का हम जवाब दे सके, किस तरीके से आप लोग तैयारी करें, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एक एक चीजें हम लोग बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। क्योंकि सिलेक्शन जुबान से नहीं, दिखाने से पता चलेगा, और जब हम बात करेंगे तो उस तरीके से हम लोग एक रणनीति बना पाते हैं। इस वजह से आज आपके सामने लेकर आए हैं। और जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमें जो लगा अभी क्वेश्चन उस तरीके से हमने लिख लिया है, और इसका जवाब सारा कुछ आपको यहां पे रूबरू एकदम कराया जाएगा, किस तरीके से आपको अपना तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं तनु से, अपने बारे में बताएंगी और इनका प्लानिंग क्या था, एक एक चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे डिस्कस करेंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तनु से कि तनु अपने बारे में बताएंगी, तैयारी कैसी थी, क्या क्या इनकी रणनीति थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए सक्सेस के लिए, एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये बढ़िया से बताएंगी। चलिए सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम तनु सिंह है और मैं इस बार ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ कैनाई से विथ मैथ स्ट्रीम। और आज हम बताएंगे कि हमने अपनी तैयारी कैसे की है स्टोनो के लिए, और मेरा सिलेक्शन ग्रेड सी और डी दोनों में हो गया है। ठीक है ना। रिजल्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है मूल मंत्रा क्लासेस, रिजल्ट आप लोगों को उस पर मिल जाएगा। बाकी ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लानिंग बताएंगी कि एक साथ समस्याओं को किस तरीके से, क्योंकि समस्याएं तो आती रहती हैं, जिंदगी है, जिंदगी जब तक है समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन समस्याओं से लड़कर किस तरीके से प्लानिंग को बनाकर हम लोग फिर भी सफलता पा सकते हैं, वो चीज़ आपको ये आज अच्छे से क्लियर करेंगी कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन का जवाब हम लोग इनसे लेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले तनु से कि तनु ने अपनी तैयारी किस तरीके से की, कहां से की, और किस तरीके से सारा चीज इनका हुआ जो इस तरीके से आज इनका रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म हो पाया है। मैं मूल मंत्रा क्लासेस में क्रांति बैच से मैंने प्रिपरेशन की है और यहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ है। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, या मतलब जैसे कि कोचिंग ही पढ़ ली, उसके बाद आपका जो बता रही हैं साथ ही साथ कि ग्रेजुएशन भी चल रहा था, बीएससी चल रहा था, तो साथ ही साथ बच्चों को समस्या होती है तैयारी करने में किस तरीके से करें, क्योंकि बीएससी चल रहा है तो थोड़ा सा एक प्रेशर होता है कि बीएससी को कैसे मैनेज करें और साथ ही साथ एसएससी का कैसे मैनेज करें। तो वही बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे हम मतलब एसएससी के साथ साथ हम ग्रेजुएशन को भी साथ साथ लेकर चलें। ये चीज़ आपको बताना होगा कि किस तरीके से हम मैनेज करें कि दोनों हमारा बेहतर परफॉर्म हो सके। तो टाइम मैनेज करना पड़ता है, अगर कंपटीशन है तो इसको ज़्यादा टाइम चाहिए और एकेडमिक को भी परफेक्ट टाइम चाहिए, और मैथ स्ट्रीम में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोनों मैनेज किया, टाइम टेबल वैसा ही बनाया ताकि टाइम बराबर का मैनेज हो पाए। और ऐसे ही, और घंटे तो मैटर नहीं करते पढ़ाई के लिए, जैसे कि आपको क्या लगता है कि एक मतलब आपके सक्सेस के पीछे या कोई भी स्टूडेंट हो उसके सक्सेस के पीछे क्या कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है? यदि होता है तो उस चीज़ को आप जरूर एक्सप्लेन करिएगा। हाँ, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर सही डायरेक्शन में हमें गाइडेंस मिल रही है तो फिर सक्सेस तो मिलेगी, और अगर सही डायरेक्शन में हमें गाइडेंस नहीं मिल रही है तो फिर भटकेंगे। तो देखिएगा, मैं बार बार आपसे बताता रहता हूं कि हमेशा याद रखिएगा, टीचर आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% देता है, बाकी 70 से 80% मेहनत आपको करनी होती है। अगर टीचर के ही सारे मेहनत से बच्चे सफल हो जाते तो याद रखिएगा क्लास में बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा सिलेक्शन ले लेता। तो कहीं ना कहीं आपका मेहनत का सबसे बड़ा रोल होता है, और कोई भी टीचर कितना भी बेहतर हो, अगर बच्चा मेहनत नहीं करना चाहेगा तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा मेहनत करता है, टीचर मेहनत करता है, तो एक दूसरे का एक ऐसा रिलेशन होता है कि दोनों को मेहनत करने से तब जाके वो सब चीज़ें बेहतर हो पाती हैं। ठीक है ना। अब पूछते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या 10 घंटे पढ़ा जाए, 8 घंटे पढ़ा जाए, या 20 घंटे पढ़ा जाए, जो भी सबका टारगेट होता है उतने घंटे, क्या घंटों के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिलेक्शन पाते हैं या कहीं ना कहीं टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्शन पाते हैं? एक एक चीज़ हम लोग बात करते हैं।
स्टडी प्लान अपना ऐसा सेट कीजिए कि जो है आपका सिलेबस जो है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ख़त्म हो जाए, एटलीस्ट 10-20 दिन पहले, ताकि उतने टाइम पे आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। और एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जैसे कोई भी आप फॉर्म डाला तो सबसे पहले उसका सिलेबस या टारगेट है कि मुझे ये फॉर्म डालना है, तो सबसे पहले उसका सिलेबस हम देखें, पढ़ें, फिर उस सिलेबस को पूरा हमें कंप्लीट करना होता है। ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आपके पेपर के 10 या 20 दिन पहले या 15 या 1 महीना पहले वो सिलेबस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, और उसके बाद उतने टाइम में प्रैक्टिस सेट, और जो चैप्टर आपका वीक हो आप उस पर वर्क कीजिए। तो फिर ऐसा करने से और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर पेपर आसानी से निकल जाता है। क्या क्वेश्चन का लेवल, जैसे कि जिस तरीके से आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता था, क्या उससे बाहर कहीं क्वेश्चन आपसे आ जाता था? मतलब जैसे जीएस हो गया, मैथ हो गया, बात करें मैथ का, जीएस का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, क्या जो टीचर्स पढ़ाते थे या जो आप सेल्फ स्टडी भी साथ साथ करती थी, तो क्या उसके बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते? आपको क्या लगता है, मतलब कोचिंग पढ़ के और उसके बाद खुद से 2-3 घंटे मेहनत करके सिलेक्शन पाया जा सकता है? हाँ, बाहर से क्वेश्चन बहुत कम ही आते, सारे क्वेश्चन वही से होते हैं, बस कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नए दिखते हैं, बाकी 90% तक क्वेश्चन वही आते हैं जो हम पढ़े रहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन, आपको ये कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको क्या लगा, मतलब वो आपके अंदर वो होप आई थी या नहीं, कि मतलब हाँ सक्सेस मिल जाएगी या नहीं मिल पाएगी, या पैर डगमगाने लगे हैं अब इस सिचुएशन में, क्या करें कैसे करें? तो किस तरीके से आपको कौन संभाला, फिर उसके बाद कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, यही चीज़ें आप बताइए एक बार। नहीं, जब ज्वाइन किए थे तब तो कंपटीशन का मुझे कुछ पता भी नहीं था, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक वो आता गया और फॉर्म डाल ली, फिर हो भी गया। जब आए तब तो कुछ नहीं था कंपटीशन का, बट रेगुलरिटी जो है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया कि हाँ मुझसे हो जाएगा। चलिए, ये बालिका ऐसी है कि मतलब एग्ज़ाम देने भी पहुंच गई, एग्ज़ाम दे भी दी, उसके बाद भी इनको भरोसा नहीं रहा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले मेरे से एक कॉल पे बात कर करके सर यहाँ से तो बस बेसिक का ही तैयार कर लेंगे, उसके बाद जाना है इलाहाबादी सिलेक्शन लेना है। लेकिन फिर भी मैंने कमिटमेंट कर दिया था कि याद रखिएगा 3rd ईयर कंप्लीट होने के पहले पहले, आप इलाहाबाद जाने से पहले पहले इसे सुल्तानपुर की धरती पे आप सिलेक्शन लेकर जाएंगी। तो शायद आज वो एकदम बात सच हो गई, इसीलिए हम चाहे एक बार आप लोग से ये चीज़ शेयर करें कि कभी भी स्थान का फर्क नहीं होता है। याद रखिए, कभी भी स्थान का फर्क नहीं होता है। आपका जुनून, आपका मेहनत, कहीं भी रहेंगे आप आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। यदि आपके अंदर उस तरीके से जुनून, जज्बा है तो कहीं भी आप सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा 24 घंटे सबके पास होते हैं यार, कोई भी हो 24 घंटे होते हैं। तो इतना तो मैं तो कहता हूं, अपने पे भरोसा रखिए, खुद पे अगर भरोसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ताकत बन के वो चीज़ आती है, ठीक है ना। और सारी चीज़ बात करते हैं, क्या फैमिली ने प्रेशर डाला, किस तरीके से सारी चीज़ इन्होंने मैनेज करी थी, एक एक चीज़ बात करते हैं। फैमिली का कैसे क्या रहा? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है, और फैमिली से कोई प्रेशर नहीं है, बस पढ़ाई करना है। देखिए, कोई भी सपोर्ट आपका तभी करता है, जैसे कि फैमिली भी सपोर्टिव रहा तो बहुत अच्छी बात। एक बार इनके फैमिली को भी हमारी तरफ से बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस, मतलब इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और साथ ही साथ सारी टीम की तरफ से, पूरी मूल मंत्रा क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ इनको। और मैं चाहता हूं कि फाइनली सेलेक्टेड होके आए। अभी तो इनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, जो कि बस एक झंडा गाड़ दी है कि हाँ हमने एसएससी में सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है ना। तैयारियां तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन सिलेक्शन भी करके दिखाएं। तो मेन हम तो चाहते हैं कि इनपुट कितना भी बोला जाए, जब तक आउटपुट रिजल्ट ना आए तब तक उस चीज़ को नहीं माना जाता है, ठीक है ना। इस वजह से मैं आज आपके समक्ष इनको मैंने प्रस्तुत किया कि किस तरीके से ये अपनी सच्चाई को बताएं, क्या चीज़ें हैं, इन्होंने कोचिंग को कब ज्वाइन किया, कितने दिन ज्वाइन किया। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कितने दिन हम लोग पढ़ाई करें, कितने दिन हम लोग तैयारी करें कि सिलेक्शन मिल सकता है, उस चीज़ का हम जवाब जानते हैं इनसे। आपने कितने दिन तक तैयारी करी थी यहाँ पे? अगर रेगुलर सोचे तो 4 से 5 महीने किया होगा। वैसे मेरी कोचिंग 1 साल की थी, लेकिन अगर प्रॉपरली हमने 6-7 महीने ही किए हैं प्रॉपरली, क्योंकि मेरा एकेडमिक था। तो फिर इन्होंने एडमिशन 1 साल का कराया था, लेकिन इन्होंने कोचिंग जो किया है, अगर रेगुलर जोड़ा जाए, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीना ये कोचिंग की है यहाँ पे। 4 से 5 महीने में इन्होंने बताया कि सर मैथ का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से बता दिया गया, आज के दिन भी अगर क्वेश्चन सामने आता है, सिर्फ सीधा सीधा बगैर पेन उठाए सीधा आंसर आ जाता है। तो मतलब वो उस तरीके से ट्रिकी वे सारा चीज़, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जीएस का हो गया, इंग्लिश का हो गया,
तो सारे टीचर्स उस तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे पे भी डिपेंड करता है बच्चा कितना मेहनत करता है, क्योंकि बैच का टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का होता है। 3 घंटे के बाद अब 21 घंटा आप कहाँ पे अपने रूम पे किस तरीके से कहाँ पे लगा रहे हैं, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन में, उसके बाद टीचर्स का होता है, माता पिता का होता है, और सारे लोगों का होता है। ये सिलेक्शन सिर्फ आपका नहीं, आपके टीचर्स का होता है, और ये तो सबसे बड़ी खुशी एक टीचर ही जान सकता है जिस दिन उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग ज़रूर उस पर बताइएगा, ठीक है ना। बाकी और पूछते हैं साथ ही साथ इनकी पढ़ाई और कैसे डिसमैनेज तो नहीं हुई, क्योंकि एसएससी में पूरा अपना फोकस करने के बाद साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी लगा हुआ था, तो बीएससी किस तरीके से वो भी कहीं वो तो डिसमैनेज नहीं हो गया। तो एक एक चीज़ें हम लोग अच्छे से बात करते हैं। अब ये बताएंगे आपको कि साथ ही साथ उसकी भी तैयारी और साथ ही साथ इसकी भी तैयारी कैसे पॉसिबल हो सकता है। बीएससी के लिए तो जो थोड़ा टाइम निकाला था मैंने, उसका अलग टाइम रहता था, और दिन में एक बार बीएससी सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। 9 सब्जेक्ट होते हैं तो एक दिन में 3 ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और उसके बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद जो टाइम रहता था वो इस चारों सब्जेक्ट को देते थे, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, मैथ्स। और ग्रेजुएशन में भी मेरा अच्छा आउटपुट था, बढ़िया, सेकेंड ईयर में अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करें। बच्चियों का सबसे बड़ी समस्या ये है, परंपरागत पढ़ाई एकदम पूरी एक समस्या आ गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रॉब्लम चलती रहती है कि लड़कियों को डर पहले चीज़ तो मैथ्स से लगता है। तो ये भी एक लड़की है जो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करती है, तो आप इनसे जानिए किस तरीके से मैथ की तैयारी करें हम लोग। क्या मतलब हमको उस ढंग से जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा, क्या इस कोचिंग से उद्धार हो पाएगा, या किस तरीके से हम उस चीज़ को अपने लेवल तक तैयार रखें कि कोई भी एग्जाम हो अगर वो चैप्टर आता है तो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये रणनीति आप इनसे खुद जानिए किस तरीके से उन्होंने मैथ का प्रिपरेशन करा था। मैथ तो मेरी उतनी बुरी नहीं थी, अच्छी ही थी, बट जो है फिर भी मैथ्स का जो डर रहता है, इसका एक ही वो है कि हम रेगुलर रहें मैथ में, और जो भी है धीरे धीरे करके हमें आता रहेगा। पहले सोच लेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा तो फिर वो कभी नहीं होता है, और अगर सोचेंगे कि हाँ ट्राई तो करें शायद हो जाए, तो फिर वो शायद नहीं पक्का ही हो जाता है। और ऐसे धीरे धीरे कोशिश करते करते मेरी मैथ भी सही हो गई है। और रीजनिंग का कैसे आपने किया था? रीजनिंग का तो मुझे आर भी स्टार्टिंग में नहीं पता था, जब आते थे चैप्टर का नाम पहली बार सुनते थे, बट जब चैप्टर एंड होता था तो लगता था कि मुझे कुछ आ रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस करने पे फिर आने लगा रीजनिंग। और जीएस का, जैसे जीएस में बहुत सारे पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब रहता है। जीएस तो एक बहुत ब्रॉड है, और इसको पढ़ने लगे तो फिर हम लोग खुद ही जीएस। तो क्या मतलब जीएस को कैसे पढ़ा जाए कि मतलब एग्जाम में सीधा एज इट इज हम लोग को अच्छे से कर पाए? हिस्ट्री तो जो है सर ने पढ़ाई थी, मैं सर ने जितना पढ़ाया था उसके बाद मैंने कभी उसको रिवाइज भी नहीं किया, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो वो माइंड में क्लिक हो जाता है। हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी भी मैंने यहीं से पढ़ी थी, बाकी साइंस स्ट्रीम के होते हुए साइंस तो अच्छी है ही है, और करंट्स वगैरह के लिए फिर डेली करंट अफेयर वगैरह देखिए। तो आपको क्या लगता है इस पूरे जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सबसे ज्यादा किसका परफॉर्म होता है? सबसे ज्यादा किसका? करंट पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो फिर करंट से रिलेटेड जीएस ज़्यादा पूछी जाती है। अच्छा। जो करंट में होते हैं वही से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वही जीएस में। चलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए आप लोग के लिए संडे हम करंट का क्लास चलवाते हैं कि ताकि संडे करंट की क्लास भी आपकी चल जाए, और साथ ही साथ क्लास में भी हमेशा आपका चलता रहता है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मतलब 6 महीने में पूरा बैच आपका कवर एकदम करके दे देते हैं आपको, और कहीं से भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं रहता है। हम लोग कहते हैं बैच में थोड़ा सा समय ज्यादा ही क्यों ना लग जाए, लेकिन एक बार पढ़िए तो 21 आधे सब सदे, एक बार ऐसा पढ़िए कि सारे एग्जाम्स में अगर वो चैप्टर आ रहा है तो बेहतर कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम समझते हैं इंग्लिश के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर डर इंग्लिश का होता है, क्योंकि हमारा मदर टंग होता है हिंदी पढ़ने में मज़ा आती है, लेकिन इंग्लिश तो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो वो बताएंगे इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि इंग्लिश में भी वोकैब सेक्शन आते हैं, और ये पता भी नहीं रहता कहाँ से इंग्लिश में पूछ लेगा, कुछ भी नहीं पता रहता। कुछ तो ऐसे होते हैं ग्रामर के जो फिक्स टॉपिक होते हैं, टेंस वाइज नरेशन हो गया, तो ये सब फिक्स होते हैं। अब इनसे पूछिए किस तरीके से हम लोग इंग्लिश की तैयारी करें कि एसएससी में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इंग्लिश में 2 पोर्शन होते हैं, एक ग्रामर होता है और एक जो है वो वोकैब होता है। तो अगर ग्रामर में रूल्स हैं, ग्रामर से हमें नंबर फिक्स मिल रहे हैं, अगर ग्रामर के रूल्स हमें पता हैं तो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कर ले जाएंगे। लेकिन अगर वोकैब पे जा रहे हैं तो वोकैब कौन सी आ जाए, कहाँ से आ जाए पता नहीं, तो सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन अपनी तैयार कर लें पूरा, और उसके साथ साथ वोकैब भी छोड़ थोड़ी ना सकते, तो उसको पढ़ने के लिए डेली अब वोकैब तैयार करें, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वोकैब्स ज़्यादा आते हैं।
चलिए, ग्रामर का पोर्शन आपने कैसे तैयार किया था? ग्रामर का पोर्शन सर ने सारे रूल्स बताए थे और रूल्स वगैरह सर से पूछ के बाकी प्रैक्टिस सेट खुद से सॉल्व करते थे और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और फिर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। डेली कितना इंग्लिश पढ़ें, मतलब कितने घंटे इंग्लिश पढ़ें, क्या कितना टारगेट बनाएं कि हमारा अच्छे से सारा चीज़ हो जाना चाहिए? घंटे तो नहीं पता, लेकिन अगर हाँ आप एक टॉपिक उठा ले रहे हैं, जैसे अब हमारा माइंड कम है तो हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है इंग्लिश पढ़ने में, कोई और अच्छे स्पीड से पढ़ ले रहा, ये नहीं मैटर करता। आप एक टॉपिक उठाइए, उसका आप टारगेट बनाइए, आज मुझे 10 इतने रूल्स के लिए इतना एक्सरसाइज सॉल्व करना है और उस अकॉर्डिंग पढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सारे क्वेश्चंस का एक अच्छा परफॉर्म किया, एक अच्छा आंसर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कैसे है आगे रणनीति, क्या कैसे होगी। तो मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूँ मित्रों, अगर सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो ज़िंदगी भर रोना पड़ जाता है। और जो पढ़ने वाला होता है, सिलेक्शन वाला होता है, जो मेहनत करने वाला होता है, उसको बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहाने तो वो करते हैं जिनसे वो चीज़ हो नहीं पाता है, ठीक है ना। तो मेहनत को, जुनून को बना के रखिएगा, सफलता ज़रूर कदम चूमेगी। बाकी इनका रिजल्ट अभी टेलीग्राम चैनल पे, जो ज्वाइन ना किए हों उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मूल मंत्रा क्लासेस, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इनका रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा। C एंड D ग्रेड दोनों में इनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी और सारे बच्चे हैं उनका भी मैं वीडियो एक वीडियो सबका मैं बना के डाल देता हूं। किस तरीके से किसने अपनी तैयारी करी थी, पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैं उनका वीडियो बना के डालूंगा, आप लोग देखिएगा। बाकी किसी का और कोई क्वेश्चन रहता है, चाहे मैथ से हो, रीजनिंग को, तैयारी कैसे करना, किस तरीके से करना है, एक चीज बहुत बेहतर तरीके से आपको उस वीडियो में आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी वीडियो यहाँ पे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए छात्र के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।